Hello everyone and welcome back to my channel. I'm here with another new video और आपने टाइटल पढ़ के समझ ही लिया होगा कि हमारा चैप्टर किस टॉपिक पे है. चलिए स्टार्ट करते हैं. आपने अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे साउंड सुने होंगे, जैसा कि बर्ड चिपिंग का साउंड होता है. इसको ये बहुत प्लीजेंट साउंड होता है, हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है. ऐसे ही हमने कार्स हॉकिंग का भी साउंड सुना है, जो कि हम ट्रैफिक में सुनते हैं जब लोग हॉर्न बजाते हैं. ये हमें समहाउ अनप्लीजेंट लगता है, मतलब सुनने में हमें अच्छा नहीं लगता. और एक और एग्जांपल मैंने लिया है, जैसे कि हम स्टीरियो पे बहुत लाउड वॉइस पे म्यूज़िक सुने. ये भी बहुत अनप्लीजेंट साउंड होता है. ऐसे ही हम बहुत सारे डे टू डे लाइफ में साउंड सुनते हैं. आज का हमारा जो चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है. वो है क्लास 8 का चैप्टर साउंड. ये आपकी कैटेगरी है साइंस. आपका साइंस का चैप्टर है एंड श्योरली बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है समझने के लिए, आप इजीली समझ जाएंगे. सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी प्रीवियस क्लास की नॉलेज इसके बारे में प्रोवाइड कर दूं, जो आप पहले से पढ़ के आ चुके हैं साउंड के बारे में. फर्स्ट नंबर इज साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू हियर. ये अगर कोई पूछ ले दैट व्हाट इज साउंड, आप ऐसे भी बोल सकते हैं दैट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू हियर. ये डेफिनेशन आप अपने पहले की क्लास में करके आ चुके हैं. दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट था. सेकंड, साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो साउंड है वो जब भी प्रोड्यूस होता है जब कोई वाइब्रेशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में. थर्ड, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. साउंड को कोई भी मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, लेकिन उसे एक मीडियम ज़रूर चाहिए ट्रैवल के लिए. एंड रेडियो, लाउड स्पीकर्स एंड सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर द सोर्सेज ऑफ साउंड. ये भी मैंने जो भी नेम्स लिए सारे साउंड के सोर्स हैं. एंड साउंड कैन बी ऑफ टू टाइप्स. साउंड टू टाइप्स का हो सकता है. फर्स्ट इज म्यूजिक एंड सेकेंड इज नॉइज. ये टू टाइप्स ऑफ साउंड है. ये सारी नॉलेज आप पहले अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं. अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अब 8th क्लास में क्या पढ़ेंगे. फर्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड. साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है. सेकेंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड. थर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. फोर्थ, टाइप्स ऑफ साउंड. एंड फिफ्थ इज म्यूजिक एंड नॉइज. ये सारी चीज़ें हम अब 8th क्लास में पढ़ेंगे. एंड 8th के बाद ये आपका चैप्टर 9th में भी आएगा. ये अभी आपको 9 तक तो इसको पढ़ना ही है. चलिए स्टार्ट करते हैं. अब 8th के अकॉर्डिंग व्हाट इज साउंड हम ये देखते हैं. फर्स्टली जो आपको मैंने अभी डिफाइन बताई थी, एक तो आप वो भी बोल सकते हैं क्योंकि वो आप पढ़ चुके हैं पहले. लेकिन अब 8th क्लास में आपको अपना थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई करना पड़ेगा इसको डिफाइन करने का. एंड हियर आर द टू पॉसिबल आंसर्स. 8th में आपके पास टू पॉसिबल आंसर्स हैं. फर्स्ट वन इज दिस वन एंड सेकेंड में भी आपको शो करूंगा. पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स. इसका मीनिंग क्या है. साउंड एक वो फॉर्म है एनर्जी की जो कि प्रोड्यूस होती है किससे. वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से. मतलब जब ऑब्जेक्ट जब वो वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है. मान लीजिए गिटार है. दिस इज द रफ ड्राइंग ऑफ अ गिटार. यहाँ पे इसके स्ट्रिंग्स होते हैं.
सो आपने ये जनरल देखा होगा कि जब हम इन स्ट्रिंग्स को मूव करते हैं तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है और इस वाइब्रेशन से कोई भी म्यूज़िक या फिर सॉन्ग प्रोड्यूस होता है, तो वही है साउंड. सो दिस वाज द फर्स्ट पॉसिबल आंसर ऑफ व्हाट इज साउंड अकॉर्डिंग टू 8th क्लास. और अब हम देखेंगे इसका सेकेंड पॉसिबल आंसर. सो आई हैव शोन यू द सेकेंड आंसर. Sound is the disturbance that travels in a medium. साउंड एक वो डिस्टर्बेंस है जो कि एक मीडियम में ट्रैवल करती है एंड इज ट्रांसफर ऑफ साउंड एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी थ्रू दैट मीडियम. उससे क्या ट्रांसफर होता है? साउंड एनर्जी ट्रैवल होती है और मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है. तो दो एनर्जीज हैं जो कि मीडियम से ट्रांसफ़र होती हैं और इससे ही साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है. सो दीज वर द टू पॉसिबल आंसर्स 8th क्लास के अकॉर्डिंग. एंड 7th वाला भी इफ आप लिखेंगे तो दैट विल ऑल्सो नॉट बी मार्क्ड एज रॉन्ग, बट 8th क्लास में थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई कर दिया जाएगा. अब आते हैं दैट जो भी मैंने आपको बताया था ये वही लाइन है कि साउंड किस में ट्रैवल कर सकता है? मीडियम में. और मीडियम में सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी मीडियम हो सकता है. सो यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल अलाउ साउंड टू प्रोपागेट. मतलब ये तीनों अलाउ करते हैं साउंड को प्रोपागेट करने के लिए, मतलब बजने के लिए वी कैन से. Then sound produced in humans. So सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्शन ऑफ साउंड में थोड़ा सा क्लियर कर दूं दैट इसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं दैट यू कैन टेक अ रबर बैंड एंड आप इसको एक कॉर्नर यहाँ से पकड़ लीजिए एंड एक कॉर्नर इस साइड से एंड आप इसको स्ट्रेच कीजिए एंड देन आप इसकी स्ट्रिंग जो ये वाली दोनों साइड्स हैं इसको अपनी दूसरे फिंगर से मूव कीजिए. सो व्हाट यू विल सी वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगी एंड इस वाइब्रेशन से आप थोड़ा थोड़ा साउंड भी हियर कर सकते हैं. एंड एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ दैट इज़ ऑफ टीयरिंग अप ऑफ अ न्यूज़पेपर. उसमें भी आप देखेंगे थोड़ी सी वाइब्रेशन होगी और जब आप टीयर करते हैं पेपर को सो उसमें भी आपको साउंड हियर होती है. सो इसमें और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. आप एक वी कैन से नॉट रियल अनरियल गिटार भी बना सकते हैं यूजिंग अ कार्डबोर्ड. आप कार्डबोर्ड ले सकते हैं देन आप उसमें एक सर्कल कट कीजिए एंड जो कार्डबोर्ड है वो स्क्वायर शेप का होना चाहिए. देन आप इसमें रबर बैंड फंसा दीजिए यहाँ पे एंड देन पेस्ट एनी वुडन स्टिक ओवर हेयर एंड आप इसको फिर मूव कीजिए रबर बैंड्स को, तो भी आप वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं एंड साउंड को भी हेयर कर सकते हैं. So this is how sound propagates. Now let us move forward towards sound heard by vocal cords in sound produced by vocal cords in humans. So for that I have taken two diagrams. सो फर्स्ट में तो आपको पूरा इंटीरियर दिखाया हुआ है इसका, लेकिन इसमें आई वांट टू क्लियर दैट आपको अभी जो इसमें लेबल्स दिए हुए हैं ये लर्न नहीं करने. जस्ट इसमें आपको एक चीज़ जो है वो पूछी जाएगी, वो है लैंडेक्स मीन्स वॉइस बॉक्स. सो अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ. एंड ये है जो सेकंड डायग्राम है ये आपका वोकल कॉर्ड्स का.
वोकल कॉर्ड्स क्या होती हैं ये भी अभी आपको बताएंगे। एंड इसमें जो ट्रैकिया शो हो रहा है जब ये ओपन होता है तो वो बस ये चीज़ आपको देखनी है, उसमें लाइनेक्स देखना है, बाकी आपको अभी लेबल्स नहीं आएंगे, बस ये लाइनेक्स वाला आ सकता है। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय लाइनेक्स। ह्यूमंस में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किससे होता है? लाइनेक्स से, इस वाली चीज से। इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, इसी से ही साउंड आता है। इट इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द विंड पाइप इन द नेक। और ये विंड पाइप के बिल्कुल टॉप पे सिचुएटेड होता है। देखिए विंड पाइप है इसके नीचे और ये इसके बिल्कुल ऊपर है। इट कंटेन 2 वोकल कॉर्ड्स। इसमें 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं विद अ नैरो सिल्ट बिटवीन, जिसमें एक नैरो से आप देख सकते हैं ये सिल्ट होता है बीच में। देन फॉर द पैसेज ऑफ एयर, से एयर का पैसेज होता है। द वोकल कॉर्ड्स ओपन व्हेन वी ब्रीथ टू अलाउ एयर इनटू द लंग्स। और जब ये ओपन होती है, जब हम ब्रीथ करते हैं और अलाउ क्या करते हैं? एयर को एंटर करना लंग्स में। When we produce sound, vocal cords close so that the stream of air from our lungs press between them to cause the vibration. और जब हम बोलते हैं तो ये क्या हो जाती हैं? क्लोज हो जाती हैं, जिससे कि जो एयर की जो स्ट्रीम है वो हमारे लंग से प्रेस हो, जिससे कि वाइब्रेशन अकर हो और उस वजह से साउंड प्रोड्यूस हो सके। दीज वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। इसी से हमारा जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। दिस वाज अ होल कॉन्सेप्ट। एंड मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स मेक देम लूज और टाइट। और ये जो लूज टाइट ओपन क्लोज हो पा रही है, ये किस वजह से हो पा रही है? मसल्स जो कि इनके साथ अटैच्ड हैं। When the vocal cords are loose and thick, the quality of voice is different from when they are tight and thin. जब vocal cords हैं वो लूज और थिक होती हैं तो उनकी वॉइस क्वालिटी अलग होती है उससे, जबकि वो थिन और टाइट होती हैं। While talking, you can feel the vibration of vocal cords inside the throat by keeping your finger over the throat. आप इन वाइब्रेशंस को फील भी कर सकते हैं बोलते हुए। कैसे? जब आप बोल रहे हो तो व्हाट यू कैन डू, आप अपनी फिंगर लीजिए और अपने नेक पे रख लीजिए। आपको इजीली जो साउंड की वजह से जो वाइब्रेशंस अकर हो रही हैं वो आप सुन पाएंगे। लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। अब आते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड पे। Now we know that sound is produced by vibrating body. अब हमें पता चल चुका है जो साउंड है वो किससे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेटिंग बॉडी में। इवन ह्यूमंस में भी साउंड जो है वो वाइब्रेशन से ही अकर हो रहा है। बट हाउ इज इट दैट वी आर एबल टू हियर इट? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उसे हियर कर सकें? The vibrating bodies create a disturbance in a medium surrounding it, such as air, and the disturbance is transmitted to our eardrums through the medium. अभी जो वाइब्रेटिंग बॉडीज है ये एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है मीडियम में। मीडियम मैंने आपको बता दिया, जैसे कि एयर हो सकता है या वाटर लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकती है। यही जो डिस्टर्बेंस है ये हमारे ईयर ड्रम्स में जाती हैं उस मीडियम से। ये जो ईयर ड्रम्स हैं क्या होते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे ईयर वाले टॉपिक में। When our eardrums vibrates we hear the sound। और फिर जब ईयर ड्रम हमारे आगे जाके वाइब्रेट होते हैं उसी वजह से हम जो साउंड को हियर कर सकते हैं। These disturbance are nothing but the transfer of energy। तो जो डिस्टर्बेंस वर्ड यूज हो रहा है ये और कुछ नहीं, ये बस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ही है।
So therefore we can say that sound is a form of energy that travels through a medium. ये साउंड एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रैवल करती है एक मीडियम से. सो ये बात हमारी 7th वाली है, अभी जो मैंने आपको बताया था, नॉट 7th, प्रीवियस क्लासेस की, जो कि आप पढ़ के आ चुके हैं. ये वाली डिफाइन कि जो साउंड है वो ट्रैवल करती है मीडियम से. सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोपगेशन ऑफ साउंड. And one more thing to tell you, that when a vibrating body produces sound, it transfers its energy to the molecule of the medium. These molecules start vibrating and transfer the energy to the molecules in their neighborhood. When the sound waves propagate through a medium, the molecules in the medium do not move from place to another. They just vibrate through a mean position. So what does all it mean कि जो साउंड है उसमें जो इसकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र किससे होती है? मॉलिक्यूल से, वो भी मीडियम में. सो वो जो है वो वाइब्रेट करते हैं. जो मॉलिक्यूल्स है वो बिल्कुल हटते नहीं है अपने पोजीशन से, जस्ट अपनी मेन पोजीशन जो उनकी रियल पोजीशन होती है वहाँ से थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस. सो चलिए प्रोसीड करते हैं आगे. सब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रेशन एंड रेरिफ्रैक्शन. So, when the air molecules come together and form a high pressure, it is known as compression. जब एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो पास में आता है, उनसे एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्रेशन. एंड व्हेन द एयर मॉलिक्यूल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट इज नोन एज रेरिफ्रैक्शन. और जब वो एक दूसरे से हट जाते हैं तो उसे रेरिफ्रैक्शन कहते हैं. सो इसका एक डायग्राम भी बन सकता है, दैट इज आई एम शोइंग. सो आई होप से आप ये स्मॉल स्मॉल डॉट्स देख पा रहे होंगे. तो बहुत बड़ा डायग्राम नहीं बना रहा, जस्ट शॉर्ट में ही आप देखेंगे इसको. सो जो स्मॉल स्मॉल डॉट्स आपने यहाँ पे देखी, नॉट ये बड़ी बड़ी ये बाय मिस्टेक बनी है. जो स्मॉल स्मॉल डॉट्स हैं ये एक दूसरे के पास पास हैं. सो इसी को ही हम बोलेंगे कॉम्प्रेशन. एंड एक डायग्राम ये है. सो एक ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं जो स्मॉल स्मॉल डॉट्स हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर है. सो ये डायग्राम है रेरिफ्रैक्शन का. सो यही थे कॉम्प्रेशन और रेरिफ्रैक्शन, बट इनका रिलेशन भी होता है साथ में, दैट पहले कंप्रेशन तो देखिए
ये हमेशा इसी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पहले कंप्रेशन, फिर रेडिफ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेडिफ्रैक्शन, एंड इन दिस वे। सो यही था जो भी मैंने आपको इससे पहले जो पैराग्राफ में पढ़ के सुनाया था कि जब मूव करने लग जाते हैं थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस की वजह से, तो ये ऐसे फैल जाते हैं, तो उससे रेडिफ्रैक्शन हो जाता है। एंड जब ये अपनी मीन पोजीशन पे होते हैं तो कंप्रेशन होते हैं, जहाँ पे ये एक दूसरे के पास होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंप्रेशन एंड रेडिफ्रैक्शन। नाउ लेट्स प्रोसीड। सब आता है साउंड हर्ड बाय ह्यूमन ईयर। The human ear is a sensitive and complex organ using which we are able to hear sound from our environment, जिसकी वजह से हम अपने environment में sound को सुन सकते हैं। So what does it mean? That जो human ear है वो एक बहुत sensitive part है body का and एक complex organ भी है, और इसी की वजह से हम जो अपने आसपास का sound सुन सकते हैं। Human ear can sense the minute pressure variations in the air if the frequency of sound wave is between 20 Hz and 20,000 Hz. So यहाँ पे आपको एक रेंज दी गई है 20 Hz HZ and 20,000 Hz HZ। सो इतने से इतने के बीच में जो है ह्यूमन का ईयर साउंड सुन सकता है, ये रेंज है। एंड इट इज़ कंपल्सरी रेंज, जिससे ना तो कम का ह्यूमन ईयर साउंड सुन सकता है और ना ही से ज़्यादा, मतलब इससे अगर 20 Hz से कम साउंड होगा तो हम नहीं सुन पाएंगे, और 20 Hz से 20,000 Hz से ज़्यादा होगा तो वो साउंड भी हम नहीं सुन सकते। सो इस रेंज के बीच जितने भी साउंड है वो हम इजीली सुन सकते हैं। सो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। सो आगे आता है साउंड हर्ड बाय ह्यूमन ईयर में इसका डायग्राम। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। इफ़ आपका जो स्कूल है वो गवर्नमेंट स्कूल है और वो NCERT की बुक प्रिस्क्राइब करता है, सो ये डायग्राम आपके में जो लेबलिंग पार्ट है वो नहीं आएगा, बट स्टिल आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन इफ़ प्राइवेट स्कूल है, बाहर की बुक्स हैं या फिर CBSE की बुक्स हैं, सो उसमें डायग्राम आता है। सो यू हैव टू लर्न द लेबलिंग्स। इफ NCERT बुक देन आप इसको अगर लेबलिंग नहीं भी लर्न करेंगे सो नो नीड, क्योंकि NCERT बुक में नहीं दी हुई है। सो चलिए आई एम स्टार्टिंग। द 3 parts of the ear anatomy are the outer ear, ये वाला ear, the middle ear, ये वाला ear, and the inner ear, ये वाला ear। सो ये 3 parts में जो ear है इसको डिवाइड किया गया है। The outer ear consists of pinna। आउटर ईयर में सबसे पहले आता है पिना। इसमें आप नहीं देख पा रहे, आई एम गोइंग टू लेबल इट फॉर यू। सो जो ये यहाँ से जो पार्ट थोड़ा सा उठा हुआ है यही है यहाँ पे पिना। इट इज पिना। ईयर कैनाल क्या होती है? ये वाली जो ये आपको जगह दिख रही है इसी को बोलते हैं
ईयर कैनाल। ईयर कैनाल एंड द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जो यहाँ पे है, इसको भी आउटर ईयर में कंसीडर कर सकते हैं। डायग्राम में आपको ये मिडल ईयर में दिख रहा है, बट इसको हम आउटर ईयर में ही कंसीडर करेंगे। बट अगर आपकी बुक में इसको मिडल ईयर में किया गया है, सो आप उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं, बट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मटेरियल। सो फॉर नाउ आई एम sorting it in outer ear. The eardrum is also called as tympanum. So I am writing the spelling. Eardrum जो ये वाली चीज़ है, eardrum, यहाँ पे लेबल भी हुआ है eardrum। इसका एक और नेम है TYMPANUM। टिम्पेनम। सो इसको ईयर ड्रम का हम ये भी कहते हैं। The middle ear is an ear-filled column that consists of 3 interconnected bones. Melanus इसमें शो करी हुई, ये नहीं melanus, and the incus, this one, and stapes, this one. ये तीनों लेबलिंग्स आपको शो हो रही होंगी, आई होप सो। सो ये है मिडल ईयर का पार्ट। एंड द इनर ईयर, दिस लास्ट वन कॉलम, इसमें क्या क्या आता है, ये वाला, ये लेबलिंग है। द सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये वाली लेबलिंग, एंड इसको बोलते हैं कॉक्लिया। इसका सेमी सर्कुलर कैनाल्स and the auditory hearing nerve, auditory nerve, this one। ये 3 लेबलिंग है, सारी आप कट कर दीजिए, ये नीट की नहीं है, ये दोनों बस जो मैंने अंडरलाइन करी ये सब है। एंड स्टेशन ट्यूब भी, यस ऑफ कोर्स, ये भी आपको रखनी है, ये भी रखनी है ये, लेकिन आप ये दोनों को कट कर दीजिए यहाँ से। एंड बस बाकी ये पिना इसमें ऐड कर लीजिए, ईयर कैनाल दिया हुआ है पहले से। एंड ये पूरा डायग्राम आपको एज इट इज लर्न करना है। तो आई एम स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनिंग। साउंड वेव्स एंटर द ईयर कैनाल एंड मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। जो साउंड वेव्स है वो इस ईयर कैनाल से, इस वाली नेबलिंग से, जस्ट अ मिनट, इस वाली लेबलिंग, ये वाली जगह से जो है वो एंटर करती हैं और ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं। द वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम मूव्स द टाइनी चेन ऑफ बोन्स इन द मिडल ईयर। और फिर ये जो बोन्स हैं ये उसमें पास ऑन करते हैं, मिडल ईयर सॉरी ईयर ड्रम जो है ये फिर मिडल ईयर की बोन्स में ट्रांसफर करता है वो। द लास्ट बोन इन द चैन, द स्टेप्स, जो स्टेप्स है वो वाइब्रेट करती है मेम्ब्रेन विंडो कॉक्लिया, दिस वन, एंड मेक्स द फ्लूइड इन द कॉक्लिया मूव। इसमें जो फ्लूइड होता है वो इसको क्या करती है, इसको मूव करती है। द फ्लूइड मूवमेंट देन ट्रिगर्स आर रिस्पॉन्स इन द हियरिंग नर्व। फिर जो हियरिंग नर्व है, ऑडिटोरी नर्व वी कैन से, इसमें जो कि है ये ट्रिगर होता है, अब ये वाइब्रेट करता है। एंड द ब्रेन प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ईयर एंड लेट्स
us distinguish between different types of sound. और फिर इसी से ही हमें different types of sound के बारे में जो है ब्रेन जो है वो बताता है. सो ये थी इसकी पूरी फंक्शनिंग. एंड यहाँ पे भी आपको एक फंक्शनिंग मैंने शॉर्ट में दिया हुआ है, सो आप इसे भी रीड कर सकते हैं. दिस विल ऑल्सो बी ईजी फॉर यू टू रीड. एंड मैंने भी आपको इसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया है ईच एंड एवरी स्टेप. एंड जितना मैंने क्लियर करा है इतना ही आपके एग्ज़ाम में आएगा, इससे ज़्यादा आपको लर्न नहीं करना अभी. एंड जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जिनके या फिर एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको ये डायग्राम भी अभी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. उनको बस ये आप ये वाला जो मैंने यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ दिया है आप ये लर्न कर लीजिए. दिस ऑल विल बी इन द साउंड हर्ड बाय ह्यूमन ईयर. देन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसको हम इको भी बोलते हैं. इको आपने वर्ड बहुत बार यूज़ किया होगा कि साउंड इको हो रही है, मीन्स गूंज रही है एंड दिस. सो अब वो हम पढ़ेंगे और इसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी बोलते हैं. So the reflection of sound waves when some part of the sound energy reflects or bounces back when they hit a solid wall is called echo. So what does it mean? कि जब sound waves जो है वो reflect कर जाती हैं, जब वो किसी solid wall से या फिर कोई solid चीज़ से hit कर जाती हैं और फिर bounce back कर जाती हैं, उस वजह से जो साउंड रिफ्लेक्ट होता है उसको हम इको बोलते हैं. सो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, आई एम करेक्टिंग इट. ECHO, इको. सो चलिए इसको हम ड्रामेटिकली समझते हैं. देखिए मैंने हाथ से साउंड डाल दी. सो क्या हुआ, यहाँ पे एक वॉल खड़ी हुई थी तो इससे सारी वॉइस तो नहीं गई, थोड़ी सी गई जो कि एब्जॉर्ब हो गई. एक तो हो गई वो एब्जॉर्ब साउंड, और यहाँ से कुछ साउंड जो है वो ट्रांसमिट भी हो गई बाहर. लेकिन क्या हुआ, मेरी बहुत ज़्यादातर नॉइज जो है वो बाउंस बैक हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई. तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड है इसको हम बोलेंगे क्या, इको. इसको एको भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, वट एवर यू वुड लाइक टू प्रेफर, आप कुछ भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं. अब देखिए मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ. एक टेडी बियर है, तो टेडी बियर से जो है जो साउंड है कुछ तो उसमें ऑब्जर्व हो जाएगी, मतलब वो इसी में रह जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी. कुछ जो है वो आगे निकल जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी. लेकिन इसमें भी सॉलिड चीज़ है वो, तो कुछ ना कुछ साउंड ज़रूर रिफ्लेक्ट होगी. एंड ऐसा आप माउंटेनियस एरियाज पे ज़्यादातर देखते होंगे क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स होते हैं. अगर मैंने यहाँ पे इस माउंटेन पे खड़ा होके बोला कुछ भी, तो वो जो साउंड है वो जाएगी और यहाँ से हिट होके दोबारा बाउंस बैक हो जाएगी, और फिर हमें वो सेम साउंड आएगी. फिर वो हिट होगी, फिर हमें साउंड आएगी, और फिर वो जितनी बार उसकी बिल्कुल वो वॉइस ख़त्म नहीं हो जाएगी जब तक वो बजती जाएगी. सो दिस इज हाउ इको वर्क्स एंड दिस वाज आल्सो द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. So I hope so this must be clear to you. Now we are proceeding towards the characteristic of sound. एंड जो मैंने अभी आपको इससे पहले ईको का एक एग्जाम्पल दिया था वो आप ऑडिटोरियम में भी देख सकते हैं. ऑडिटोरियम में भी बिल्कुल ऐसी वॉल बनाई जाती है जिससे कि साउंड जो है वो बाहर ना आ सके, और सारी सॉलिड वॉल्स होती हैं ताकि जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाए और बिल्कुल क्लियर वॉइस है. इसलिए ज़्यादातर फंक्शंस जो होते हैं वो ऑडिटोरियम में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं.
सो चलिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हम पढ़ते हैं. सो एज वी ऑल नो दैट साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. साउंड जो है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है. एंड साउंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी. साउंड किससे कैरेक्टराइज होता है? उसकी लाउडनेस, पिच और क्वालिटी से. Waves are also characterized by three basic quantities: amplitude, frequency and speed. और waves जो है वो किससे कैरेक्टराइज होती है? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और स्पीड. तो देखिए साउंड वेव्स के फॉर्म में होता है एंड साउंड किसके कैरेक्टराइज होता है? वेव्स कितने कैरेक्टराइज होते हैं. ये चीज़ आपको पता करनी है. इसमें 3 चीज़ें इसमें आपको साउंड के बारे में दी है. लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी ये आपको साउंड के कैरेक्टर में रखनी है. और एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ये आपको वेव्स के में याद रखनी है. सो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं. अब आते हैं एम्पलीट्यूड और लाउडनेस पे. सो इस पे हमने क्या करा है? हमने पेयर्स बना ली हाथ से. देखिए मैंने लिया एम्पलीट्यूड वेव्स का और लाउडनेस साउंड की. ऐसी सेकंड पेयर मैंने बनाया फ्रीक्वेंसी वेव्स की और पिच साउंड का. सो इससे मैंने याद रखा इन दोनों को पेयरिंग करके. सो देखिए एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस इन दोनों का रिलेशन. The term amplitude is represented by the distance of maximum displacement of the particle of the medium from its mean position. से किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड किससे रिप्रेजेंट होता है? वो इससे होता है द डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. मतलब कितना कोई पार्टिकल मूव कर पा रहा है उसकी मेन पोजीशन से, मतलब जहाँ पे वो है और वहाँ से वो कितना मूव करा, उससे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एम्पलीट्यूड को. एंड लाउडनेस ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव. और साउंड लाउडनेस जो है साउंड की वो रिलेट करती है एम्पलीट्यूड से. जितना एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही लाउडनेस होगी साउंड की. मतलब जितना ज़्यादा वो मूव करेगा उतनी ज़्यादा उसकी लाउडनेस होगी. When we strike the string of a guitar lightly, we produce a sound. मतलब क्या कह रहे हैं? जब एक गिटार को जब हम उसकी स्ट्रिंग को स्ट्राइक करते हैं बिल्कुल धीरे से, तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है. और अगर हम गिटार की उसी स्ट्रिंग को बहुत ज़ोर से स्ट्रक करेंगे तो क्या होगा? एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा मूव करेगी और इसी वजह से जो उसकी लाउडनेस है वो भी सुनने में बहुत ज़्यादा हो जाएगी. जैसा कि आप सब यहाँ से पढ़ ही सकते होंगे. यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं क्लियर करके विद द फिगर नेम. फिगर 12.9 वो जो कि ये है लार्ज एम्पलीट्यूड द स्मॉल एम्पलीट्यूड साउंड वेव्स. मतलब अगर तेज ज़्यादा मूव कर रहा है तो साउंड भी ज़्यादा होगी. और अगर ये देखिए बहुत कम कम ऐसे मूव कर रहा है तो जो लाउडनेस है वो भी बिल्कुल कम होगी. अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी और पिच को. द नंबर ऑफ ऑक्सिलेशंस मेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी. कितने ऑक्सिलेशन उसने करे 1 सेकेंड में, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड में तो ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है. अब लेकिन ये 1 सेकेंड में कितनी बारी मूव कर रहा है, कितने ऑक्सिलेशन इसने कवर करे, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. Shrillness of the sound is produced is determined by the frequency of the vibrating object.
It is also explained with a term called pitch. The higher the frequency of vibrating object, the higher will be its pitch. मतलब जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, मतलब जितनी 1 मिनट में अगर वो बहुत ज़्यादा बार ऑक्सीलेट कर जाएगा तो उतनी उसकी जो पिच है वो भी बढ़ जाएगी. Different frequency of sound produced in musical instrument are nothing but the different notes. वही different notes होते हैं. एंड अब बोलते हैं कि पिच डाउन करो या पिच ज़्यादा करो. सो दैट इज़ इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करे जाता है. फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्स, जो मैंने आपको बताया था. HZ, इसकी फुल फॉर्म होती है HERTZ, हर्ट्स. नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट हेनरिच हर्ट्ज. और ये किसके नाम पे बना है? साइंटिस्ट हेनरिच हर्ट्ज. यहाँ पे लिखा भी हुआ है. इन साइंटिस्ट की वजह से इसका नाम पड़ा HZ हर्ट्ज. सॉरी, हर्ट्ज. सो इस टॉपिक में हमें इतना ही पढ़ना था अभी. अब हम बढ़ेंगे आगे. सो अब आता है टाइम पीरियड. सो चलिए देखते हैं. टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन टू टेक प्लेस. टाइम पीरियड क्या होता है? एक पूरी ऑक्सीलेशन को कवर करने में कितना टाइम लगा, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड. एंड इसको मेजर करा जाता है सेकेंड्स में. एंड रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी. टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. तो ये लाइन आपको बिल्कुल लर्न रखनी. इससे आपको क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. दैट टाइम पीरियड के रिवर्सल को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, तो आप बताएंगे फ्रीक्वेंसी. सब चलते हैं आगे. अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है वेवलेंथ. से क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉम्प्रेशन एंड रेरिफ्रैक्शन इन अ वेव इज टर्म्ड एज वेवलेंथ. मतलब दो कॉम्प्रेशन और रेरिफ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वेव में, उसका हम बोलते हैं वेवलेंथ. इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव. इसको एक पूरी कंप्लीट वेव की लेंथ भी बोलते हैं. और इसको मेजर करते हैं हम मीटर्स में. इसका भी एक डायग्राम है, वो भी मैं आपको अभी शो कर रहा हूँ. जस्ट अ मिनट. आज बहुत इजी डायग्राम है, लेकिन आपको ये बिल्कुल अभी से ही लर्न रखना है. जस्ट सी, अगर आपसे कोई बोले कि हमें वेवलेंथ ड्रामेटिकली शो करो, तो आप ऐसे करके ऐसे एक डायग्राम बनाएंगे और इसको ऐसे करके जॉइन कर देंगे. यहाँ पे जो इसका टॉप है, इसका नाम होता है क्रेस्ट. CREST, क्रेस्ट. और जो नीचे दिया हुआ है, इसका नाम होता है TROUGH, ध्रुव. So it is TROUGH, ध्रुव. एंड ये जो बीच में जो जगह दी हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, इस जगह को ही बोलते हैं हम क्या? वेव. सॉरी, ये मूव कर रहा है. वेव
वेवलेंथ। सो आई होप सब आपको वेवलेंथ क्लियर हो गई होगी इस डायग्राम से भी जान। अब आप अगर आपसे कोई बोले कि हमें वेवलेंथ ड्रामेटिकली शो करो तो आप यही डायग्राम बना देंगे। इससे ज़्यादा इसमें आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। सो आप बस जो जो मैं बताता चला वो अपने माइंड में क्लियर करते जाइए। अब हम सीखेंगे दैट व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड। सो स्पीड ऑफ साउंड के लिए मैंने आपके लिए एक पिक्चर करी है, इसको रीड कीजिए। द स्पीड ऑफ द वेव is the measure of how fast the disturbance travel in the medium। मतलब स्पीड ऑफ द वेव क्या बता रही है कि कोई भी जो डिस्टर्बेंस है वो कितनी तेजी से मीडियम में मूव कर रही है। द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो स्पीड ऑफ द साउंड है, यही लाइन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है और यही आपसे पूछी जाएगी कि स्पीड ऑफ द साउंड एयर में कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड। और जो साउंड है वो सबसे तेज सॉलिड्स में ट्रेवल करता है, देन लिक्विड में उससे तेज करता है और फिर सबसे कम वो ट्रेवल करता है गैस में। सबसे तेज वो करता है सॉलिड में। ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे लिखी भी हुई है कि सबसे फास्टेस्ट सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। और क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं साउंड को, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और डायरेक्शन। सही भी आप लर्न कर लीजिए। देन जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, एन ऑब्जेक्ट दैट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड सेड टू हैव सुपरसोनिक स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि साउंड से भी तेज ट्रेवल करता हो उसको हम क्या बोलते हैं, जिसकी स्पीड जिसकी स्पीड साउंड से भी तेज हो ट्रैवल करने की, उसको बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। एंड सच ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस शॉक वेव्स व्हाइल ट्रैवलिंग विद सुपरसोनिक स्पीड। और जब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ट्रैवल करते हैं से एक शॉक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं ट्रैवलिंग के टाइम, उनको हम बोलते हैं सुपरसोनिक। जब ये ट्रैवल करते हैं सुपरसोनिक स्पीड से। एंड द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दीज वेव्स इज कॉल्ड सोनिक बूम। और जो ये साउंड प्रोड्यूस करते जाते हैं अपने चलने के साथ साथ, उसको हम बोलते हैं सोनिक बूम। साउंड का नाम है सोनिक बूम। इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल, जब एक जेट आपने देखा होगा, जेट जब वो उड़ता है तो उससे एक साउंड आती है, उसको बोलते हैं सोनिक बूम। और वो सुपरसोनिक स्पीड से मूव करता है, मतलब वो साउंड से भी तेज मूव करता है। आगे मूव करते हैं टाइप्स ऑफ साउंड पे। ऑडिबल और अनऑडिबल साउंड्स होते हैं। देन जो साउंड हम सुन सकते हैं उसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड। और उसकी रेंज क्या है, मैंने आपको पहले ही बताई थी, 20 हर्ट्स टू 20,000 hertz in terms of frequency, or from 0 to 130 decibels in terms of intensity। और जो साउंड्स हमें इनऑडिबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड। एंड यहाँ पे आपको साउंड्स की अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं डेसिबल में। सो अगर कहीं पे बिल्कुल साइलेंस है तो वहाँ पे 0 डेसिबल साउंड होगा। अगर हम विस्पर करेंगे तो 15 डेसिबल का साउंड होगा। अगर नॉर्मल बातचीत हो रही है तो 60 डेसिबल तक का साउंड होगा। एक कार हॉर्न बजा रही है तो उससे 110 डेसिबल का साउंड होगा। और रॉकेट या फिर जेट इंजन जा रहा है तो उससे 120 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होगा। और बाकी यहाँ पे डेसिबल के बारे में लिखा हुआ है, वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। और अगर हर्ट्स में तो आपने देख लिया कि 20,000 हर्ट्स
का साउंड ह्यूमन ईयर सुन सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है एनी साउंड अबव 85 डेसिबल कैन लेड टू हियरिंग लॉस। अगर 85 डेसिबल से आप ज़्यादा का साउंड अगर आप कंटिन्यूसली सुनते रहते हैं या फिर आप तेज ही सुनते हैं और 85 से आप हमेशा ही ज़्यादा सुनते हैं, तो उससे आपको हियरिंग लॉस भी हो सकता है, आप धीरे धीरे बहरे हो जाएंगे। सब डिफरेंस देखते हैं इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड में। इंफ्रासोनिक साउंड वो साउंड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, 20 हर्ट्ज से कम वाले। ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि इससे कम ही सुनते हैं। वो क्या है, एलिफेंट इससे कम वाली साउंड सुनते हैं, राइनोसोरस भी इससे कम वाली साउंड सुनते हैं, दैट प्रोड्यूस साउंड इन द फ्रीक्वेंसी रेंज। और ये सारे एनिमल्स इसी रेंज की फ्रीक्वेंसी को सुनते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होते हैं, जो कि 20,000 से ज़्यादा होते हैं। अब ऐसे एनिमल्स जिससे ज़्यादा का साउंड सुन सकते हैं, डॉग्स, मंकी, लेपर्ड, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये इससे ज़्यादा का साउंड सुन सकते हैं। देन यहाँ पे अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में दिया हुआ है, जो कि हम अल्ट्रासाउंड आप सबने सुना होगा। अल्ट्रासाउंड होते हैं लोगों के डिफरेंट डिसीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, आपके चैप्टर में दिया हुआ है। सो व्हाट यू कैन डू, आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन बिकॉज इन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइज में। So sounds like that of a music are pleasant sounds and they are soft and gentle and do not disturb us. म्यूजिक का साउंड हम सबको अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट होता है, जेंटल होता है, हम उससे डिस्टर्ब नहीं होते। लेकिन अनप्लीजेंट साउंड्स जो कि हमें इरिटेट कर देते हैं या फिर हमारी ईयर्स को जेंटल नहीं लगते, वो होते हैं अनप्लीजेंट साउंड्स। अनदर डिफरेंस इज दैट प्लीजेंट साउंड्स आर रिदमेटिक साउंड्स, उसमें रिदम होती है, और जो नॉइजी होते हैं उसमें इरेगुलर होते हैं और उसमें कोई रिदम नहीं होती। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज सितारा, हारमोनियम एंड फ्लूट आर म्यूजिकल साउंड्स। और जो इंस्ट्रूमेंट से साउंड प्रोड्यूस होते हैं उनको हम म्यूजिकल साउंड्स बोलते हैं। These sounds are pleasing to the ear, ये सब हमारे कान को बहुत अच्छे लगते हैं। अब noise pollution and how to reduce it. Now noise pollution like other type of pollution is undesirable to us. ये बहुत undesirable है, जैसे कि बाकी pollutions हैं, they affect us and our environment, हमको और हमारे environment को भी affect कर रहा है। Loud noise disturbs us and irritates living near areas prone to a lot of traffic noise and heavy machinery can affect our brain। ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ से हमारे इफेक्ट को हमारे ब्रेन में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उसका। और ऐसा में कई सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जो कि नीचे बताए गए हैं। इससे एक पर्सन का कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाता है, हेडेक हो सकता है, हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, उसके स्लीपिंग पैटर्न में डिफरेंस आ सकते हैं, उसकी साइकोलॉजिक कोई डिस्टर्बेंस भी हो सकती है उससे। और अगर आप लाउड नॉइज़ सुनते जाएं पीरियड ऑफ टाइम तक, तो उससे क्या होता है, आपको हियरिंग लॉस हो सकता है। और लाउड नॉइज से हमें स्ट्रेस भी हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, और हमें हमारी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, हमारा बिहेवियर बहुत रूड एंड ऐसा हो जाएगा। सो दैट्स ऑल। एंड नॉइज पोल्यूशन कॉज साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स सच एज इंक्रीज ऑफ अ हार्ट रेट एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। सो अब हाउ कैन बी रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन? सो ये है हमारा बिग इशू एंड यही अब इस पे कह रहे हैं कि अब इसे कैसे स्टॉप कर सकते हैं। सो नॉइज पॉल्यूशन को बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते,
फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मान लीजिए अगर हॉर्न को हमने बंद कर दिया तो फिर तो एक्सीडेंट्स होते ही चले जाएंगे। सो इसको ऐसे बिल्कुल ख़त्म भी नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? अवॉइड लाउड साउंड्स और लाउड म्यूजिक, टर्न ऑफ एप्लीकेशन सच एज टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, use of earplugs when near heavy machinery or any other high level sound can be prevent damage to ears. Machinery should be lubricated and includes in sound and absorbing rooms to prevent noise pollution. ऐसे रूम्स भी होते हैं जहाँ पे जो बाहर की साउंड है वो नहीं सुनाई देती। एंड प्लांट मोर ट्रीज अराउंड अस दे ऑब्जर्व साउंड, और हमें ट्रीज अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए क्योंकि वो जो है साउंड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो अब आता है आपका कॉन्सेप्ट मैप। इसमें आपको पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल शॉर्ट में, और इसकी सारी चीज़ें जो जो अभी आपने पढ़ी है चैप्टर में वो सब आपको बताई हुई है। सो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि रह गया हो, सब का सब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और या अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि अगर आपको एकदम क्विक रिवीजन चाहिए हो कभी इस चैप्टर की तो आप इसको रीड करके ले सकते हैं। एंड आप वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हैं। सो नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। सो नाउ आई हैव वन टेस्ट फॉर यू। एंड आपको क्या करना है, मैं जो अभी आपको क्वेश्चन शो करूँगा, आपको क्या करना है, आपको साथ साथ कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करते जाना और फिर हम आंसर को देखेंगे। आप चेक करना कि आपका आंसर करेक्ट आया कि नहीं आया, लेकिन फर्स्टली आपको कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करना है, सो दैट आपका वो रिस्पॉन्स है एंड फिर आपको चेक करना है कि आंसर करेक्ट था कि नहीं था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन 1 इज द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, एंड जस्ट पॉज द वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में जाके आंसर को टाइप करिए। 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, आपको कोई एक सिलेक्ट करना चारों में से। एंड नाउ आई एम रिवीलिंग द आंसर। आंसर इज सी पार्ट, लैरिंक्स। सो ये हमने वॉइस हर्ड बाय वोकल कॉर्ड्स इन ह्यूमन, सॉरी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वोकल कॉर्ड्स इन ह्यूमन, इस टॉपिक में हमने पढ़ा था लैरिंक्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। Now let's move forward. So sound is a kind of, 4 ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में आंसर। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एनर्जी। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आपने बिल्कुल कंसंट्रेशन से वीडियो देखी होगी तो ऑफ कोर्स आप इसके आंसर कर पाएंगे। Then question 3, fill in the blank with suitable word. The sound of frequency lower than 20 hertz is called the dash. 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, आपको कमेंट में बताना है। एंड ये हम जस्ट अभी रीड करके आए हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज इंफ्रासोनिक साउंड। जस्ट क्लियर ऑल द डाउट्स। इफ आपके आंसर रॉन्ग आ रहे हैं तो वीडियो को दोबारा से प्ले बैक करके, एंड जो भी आपका रॉन्ग है उसको दोबारा से देखिए उस टॉपिक को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड। सो आपको कमेंट में आंसर देना है इफ यू आर एबल टू, एंड अगर आप नहीं दे पा रहे हैं सो वेट कीजिए। एंड नाउ आई एम रिवीलिंग द आंसर। सो द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। क्वेश्चन 5, व्हाट आर द मेथड्स टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन। मैंने आपको अभी दिखाए थे, एंड हियर इज द आंसर। सो यहाँ भी आपको दिए हुए हैं, एंड अगर आप वो वाली शीट के लिखेंगे तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है। यू कैन राइट एनी ऑफ द वन आंसर्स, एंड इफ यू वांट तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
सो दैट इफ अगर आपको लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने शो करे हैं, एंड इसमें से क्वेश्चन आ भी जाते हैं जनरली एग्जाम में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आता है हाउ डू द बॉडी वर्क्स में। ईयर में मैंने आपके लिए ईयर का डायग्राम शो करा है। लेबल द पार्ट्स ऑफ द ईयर, आपको यहाँ पे ईयर के सारे पार्ट्स को लेबल करना है। आई गेस इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें के लिए भी आपको दिया हुआ होगा। आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी हो वो आप छोड़ दीजिए यहाँ से, लेकिन जो जो चीज़ें आपके मैंने आपको बताए थे कि इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपको करनी है, वो आप इसमें लेबल कीजिए नंबर 1 2 3 4 करके, और ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। बहुत जल्दी मेरी एक वीडियो आएगी जिसमें कि मैं इसके आपको आंसर रिवील करूँगा, एंड साथ साथ जिसने मेरे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल करेक्ट आंसर फिल करा है, इट डजेंट मीन कि आपको सारे आंसर फिल करने हैं। अगर आपको एक दो भी आते हैं तो आप वो भी आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, एंड अगर आपका आंसर करेक्ट होगा श्योरली उस वीडियो में मैं आपका नेम जो है वो डिस्प्ले करूँगा। just try to answer any of the one, and if you can आप सारे भी कर सकते हैं। यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। till then, goodbye, and if you liked it, don't forget to like, share, comment and subscribe.